हेलो स्टूडेंट्स, मैं विष्णु कुमार। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हम 11th क्लास में सेकंड चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन को स्टडी कर रहे थे। लास्ट क्लासेस में हमने फिजिकल क्वांटिटीज, यूनिट एंड डायमेंशन को हमने स्टडी कर लिया था, डिस्कस कर लिया था। और लास्ट क्लास में हमने ये भी डिस्कस कर लिया था किसी फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन फॉर्मूला या डायमेंशन इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन इक्वेशंस। ठीक है, उनके यूजेस कैसे यूज करते हैं हम यहाँ। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम। तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन इक्वेशन में फर्स्ट एप्लीकेशन यूज करते हैं टू चेक डायमेंशनली करेक्टनेस of a given फिजिकल रिलेशन। ठीक है, कोई फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में हमारे पास कोई एक रिलेशन गिवन है, उसका डायमेंशनली वो करेक्ट है या नहीं है, वो हमें चेक करना है। ठीक है, तो ये जो है एप्लीकेशन वो बेस्ड है किस पर? इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब ये होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या है तो उसको हम डिस्कस कर लें। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी प्रिंसिपल की बात करें तो ऐसा हमने ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं क्या कि द सिमिलर क्वांटिटीज कैन बी एड और सबट्रैक्ट। ठीक है, सिमिलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सबट्रैक्ट एंड अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ homogeneity, dimension of each term on both side that means यहां हम यूज करते हैं LHS एंड RHS। किसी भी इक्वेशन की बात करें तो LHS एंड RHS की बात करें, according to the principle of the homogeneity, dimension of each term on the both side of a physical equation must be same। ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के में अगर हमारे पास इक्वेशन गिवन है तो उसकी बोथ साइड दैट मीन LHS एंड RHS की ईच टर्म का हम बात करें तो डायमेंशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने कंसीडर किया क्या कि कोई भी इक्वेशन मेरे पास गिवन है x इक्वल टू a प्लस माइनस b इंटू सी प्लस माइनस कोई भी यूज कर लें c d स्क्वायर एंड प्लस माइनस रूट ऑफ DEF, ऐसा कोई इक्वेशन गिवन है। ठीक है, तो यहां बात करें ये इक्वेशन तभी करेक्ट होगा हमारे पास कि हमारे पास डायमेंशन ऑफ x या डायमेंशन इक्वेशन ऑफ x मस्ट बी इक्वल टू द डायमेंशन इक्वेशन ऑफ A एंड डायमेंशन इक्वेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ B एंड C, डायमेंशन इक्वेशन ऑफ C एंड D स्क्वायर and dimension equation of root of DEF। जितनी भी टर्म्स हम यूज कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उन सभी टर्म्स की बात करें तो डायमेंशन क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ये है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, ये बात समझ आ गई। प्रिंसिपल तो क्लियर हो गया हमारे पास। अब इसके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए, तो ये एग्जांपल याद रखें, माइंड में फिक्स रखें। अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन गिवन है x इक्वल टू a प्लस माइनस bc प्लस माइनस cd स्क्वायर एंड प्लस माइनस रूट ऑफ या स्क्वायर रूट ऑफ DEF, तो यहां हम बात करें कि कभी भी हम बात करें दो सिमिलर क्वांटिटीज को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दैट मींस a और b और c का डायमेंशन इक्वल होना चाहिए और इनसे जो राइज हमारे पास होगा, जो फॉर्म फिजिकल क्वांटिटी फॉर्म होगी, वो भी क्या होगी? सेम डायमेंशन इक्वेशन में आएगी। क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखो इसके ऊपर हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो फर्स्ट हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हमने 10th क्लास में पढ़ा है बेटा कि काइनेटिक एनर्जी का जो इक्वेशन है, काइनेटिक एनर्जी
वो फॉर्मूला हमारा होता है हाफ एम वी स्क्वायर। इज दिस करेक्ट और रॉन्ग, डायमेंशनली करेक्ट है या रॉन्ग है, उसको हम कैसे चेक करेंगे? तो देखिए ये फिजिकल इक्वेशन हमारे पास कोई भी गिवन है, ये फॉर्मूला जो है इक्वेशन जो गिवन है वो करेक्ट कब होगा? जब एलएचएस एंड डायमेंशन और आरएचएस की जो डायमेंशन है वो क्या होगी? इक्वल होगी। तो यहां हम बात करेंगे डायमेंशन ऑफ LHS must be equal to डायमेंशन ऑफ RHS। ठीक है, तो इनिशियली हम बात करें पहले LHS की देख ले। तो LHS हम देखते हैं, तो LHS मेरे पास क्या है? एनर्जी, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, कुछ भी हो, एनर्जी की जो मेरे पास है डायमेंशन जो होगी, डायमेंशन ऑफ एनर्जी, वो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, एनर्जी और वर्क की डायमेंशन क्या होती है? इक्वल होती है। और वर्क की डायमेंशन जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं m1l2t-2, m1l2t-2। ठीक है, अच्छा स्क्वायर ब्रैकेट में यूज करना ही करना है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं आरएचएस में। आरएचएस में देखो हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर है, तो ये हाफ जो दे रखा है बेटा, हाफ 1/2, इट्स ए न्यूमेरिकल कांस्टेंट। और हमने कहा जो न्यूमेरिकल कांस्टेंट होता है दैट उसकी डायमेंशन क्या होती है? 0। वो क्या होते हैं? डायमेंशन लेस होते हैं। अभी हम बात करते हैं एम, मास की डायमेंशन क्या होगी? m1l0t0। ठीक है, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है? m0l1t इनवर्स, बट डिस्टेंस अपॉन टाइम ही तो होता है। ठीक है, सॉरी, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखो बेटा यहां क्या गिवन है आपको? यहां गिवन है हमें वी स्क्वायर, तो हमें यहां यूज करना है वी स्क्वायर की डायमेंशन। तो वी स्क्वायर की डायमेंशन होगी क्या होगी हमारे पास? m0, इसका स्क्वायर कर दें, l2t इनवर्स 2। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है, तो देखिए यहां से एम वी स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा? एम वी स्क्वायर का डायमेंशन हमारे पास हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दें एम एंड वी स्क्वायर को, तो यहां बात करेंगे m1 0 + 2 l2 0 - 2 t - 2। ठीक है, तो यहां बात करते देखो आरएचएस हमारे पास आ गया, एलएचएस हमारे पास आ गया, तो एलएचएस की डायमेंशन देखो क्या है? m1 l2 t - 2, या और आरएचएस में बात करें mv स्क्वायर m1 l2 t - 2। दैट मींस एलएचएस इक्वल है किसके? आरएचएस के। इट मींस दिस इक्वेशन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल हो लेते हैं हम। सेकंड, आपने काइनेमेटिक इक्वेशन पढ़ी है बेटा, v = u + at, v = u + at। ठीक है, अब यहां बात करें v हमारे पास क्या है? फाइनल वेलोसिटी। क्या है? फाइनल वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी ना, फाइनल हो या इनिशियल हो, तो वेलोसिटी डायमेंशन क्या होती है? lt इनवर्स। नेक्स्ट सेकंड क्या है? u हमारे पास होता है इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज अगेन lt इनवर्स। सेकंड, थर्ड हम बात करें, a क्या है हमारे पास? एक्सीलरेशन। अच्छा एक्सीलरेशन होता क्या है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। यहां बात करेंगे वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी डायमेंशन होती है lt इनवर्स अपॉन टाइम, दैट मींस t1। सोल्व करने पर क्या आ रहा है मेरे पास? lt इनवर्स 2। ये मेरे पास डायमेंशन होगी किसकी? एक्सीलरेशन की। एंड टाइम जो है t, उस टाइम की डायमेंशन क्या होती है? ओनली t। ठीक है, अब देखो चेक करें क्या फॉर्मूला करेक्ट है या रॉन्ग है। तो यहां बात करें तो v = u + at, तो LHS हम सोल्व करें पर इनिशियली, तो LHS नहीं, v का डायमेंशन क्या होगा मेरे पास? v की डायमेंशन आ रही है सर l1 t इनवर्स। ठीक है, तो यहां बात करें इनकी डायमेंशन u की डायमेंशन के इक्वल आनी चाहिए। तो RHS में हम देखें तो RHS में u का डायमेंशन क्या होना चाहिए बेटा? u का डायमेंशन मेरे पास आ रहा है l1 t इनवर्स। तो देखो क्या इक्वल आ रही है मेरे पास? यस सर। अभी हम बात करें होमोजेनिटी, क्या बोल रहे हैं कि ईच टर्म, ऐसा नहीं सिंगल की बात हो रही है, अगर इसमें मोर देन 2 या 2 और मोर देन 2 के टर्म्स यूज हो रही हैं, उन सब की टर्म्स की हम बात करें तो डायमेंशनली क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो यहां देखिए हमारे पास lt इनवर्स आ रहा है। नेक्स्ट at की बात करें हम, इसका डायमेंशन क्या होगा? तो एक्सीलरेशन इनटू टाइम,
एक्सेलरेशन का डायमेंशन हमारे पास गिवन है कितना, L1 T इनवर्स 2, एंड टाइम का इक्वेशन क्या हमारे पास, डायमेंशन इक्वेशन गिवन है कितनी, ओनली T। सॉल्व करो बेटा इसको, ये हमारे पास हो गया L1 T इनवर्स। तो यहां हम ये कह सकते हैं बेटा क्या कि V की डायमेंशन जो है U की डायमेंशन के इक्वल है, और वो इक्वल है A T की डायमेंशन के। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखो कोई इक्वेशन गिवन है आपके पास क्वेश्चन में, एस डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, ऐसा कोई इक्वेशन गिवन है, ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, वेर एस हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, टी टाइम है, ठीक है, एंड यू हैव टू कैलकुलेट डायमेंशन ऑफ A, B and C. फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ A, B and C की डायमेंशन क्या होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, अच्छा कैसे डिटरमाइन करेंगे हम, तो देखो ये हमारे पास ये एक इक्वेशन गिवन है, तो इक्वेशन में होमोजेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई करें हम यहाँ, तो S का जो डायमेंशन है वो मस्ट भी इक्वल होना चाहिए किसके, A के डायमेंशन के, ठीक है, और वो इक्वल होना चाहिए किसके, B और T के डायमेंशन के, एंड ऑल्सो भी इक्वल टू सी टी स्क्वायर के डायमेंशन। क्लियर हो यहां तक, अच्छा ठीक है। अब देखो यहाँ एस क्या हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, और हमें पता है डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या होती है L1, और इट कैन बी राइट M0 L1 T0, और टाइम की डायमेंशन क्या होती है ओनली T1, इट्स ऑल्सो भी कैन बी राइट M0 L0 T1। क्लियर हुआ। अब देखो तो यहां से हम यूज करें, फर्स्ट हम बात करते हैं ए के लिए, तो फर्स्ट इक्वेशन में दोनों टर्म्स यूज कर रहे हैं, एस और ए का डायमेंशन इक्वल होना चाहिए, दैट मींस ए की डायमेंशन जो होगी, डायमेंशन ऑफ ए इक्वल होगा किसके, डायमेंशन ऑफ एस के। ठीक है, डायमेंशन ऑफ ए जो है इक्वल होगा किसके, डायमेंशन ऑफ एस के, और एस यानी डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या है, M0 L1 T0। क्लियर हो यहां तक। चलो नेक्स्ट सेकंड क्या बोला हम, बी की बात करें तो फर्स्ट एंड थर्ड टर्म्स यूज कर लें, फर्स्ट और थर्ड टर्म्स, दैट मींस डायमेंशन ऑफ बी टी इक्वल होगा डायमेंशन ऑफ एस के। तो यहां तो मुझे किसको कैलकुलेट करना है, ओनली बी की तो डिफाइन करनी है, तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एस अपॉन टी, एस बाय टी। तो एस देन डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या है L1, टाइम की डायमेंशन क्या है T1, दैट मींस कैन बी राइट M0 L1 T इनवर्स। ठीक है, नाउ थर्ड हम बात करें सी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो तो यहां से डायमेंशन ऑफ सी टी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दैट मींस सी वुड बी डिफाइंड एज एस बाय टी स्क्वायर, डायमेंशन करेक्ट होगा ये। तो देखिए हमारे डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या है L1, टी स्क्वायर, टी का डायमेंशन क्या था T1, तो कितना हो जाएगा टी स्क्वायर, तो ये वर्स हो गया M0 L1 T इनवर्स 2। इस टाइप से अगर आपके पास कोई इक्वेशन गिवन है, उसमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी से बात करें, तो उसका अगर डायमेंशन आपको पूछा जाए, तो आप बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आप उसको डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक इक्वेशन हमारे पास है जो आईआईटी में ऑलरेडी क्वेश्चन पुट अप किया हुआ है, वो भी देख लेते हैं। एक वांडरवाल इक्वेशन हमारे पास गैस इक्वेशन गिवन होती है, P प्लस ए बाय वी स्क्वायर v माइनस बी इक्वल टू आर टी। ठीक है, ये वांडरवाल गैस इक्वेशन है। वैसे आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है इसमें वांडरवाल इक्वेशन में होती क्या है, कैसे वर्क करती है, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, 11th क्लास में हम जो टॉपिक हम एडीजी पढ़ेंगे, तो वहां इसको हम डिस्कस करेंगे पूरा। ठीक है, अभी के लिए रखना, ये इक्वेशन गिवन है, वांडरवाल गैस इक्वेशन होती है। तो यहां बात करें, P तो हमारे पास क्या है प्रेशर, V हमारे पास है वॉल्यूम,
आर हमारे पास है गैस कांस्टेंट एंड टी इज टेम्परेचर। ठीक है, क्लियर हो यहां तक? पी प्रेशर, बी वॉल्यूम, आर गैस कांस्टेंट एंड टी टेम्परेचर। देन फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट ए एंड बी। ठीक है, तो ए और बी जो हमारे पास कांस्टेंट यूज कर रहे हैं, उन ए और बी की डायमेंशंस क्या होंगी ये हमें कैलकुलेट करना है। तो अभी देखो, वही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करें यहां, तो P को जो है ऐड किया जा रहा है, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर। प्रेशर में कभी भी कोई वैल्यू जब ऐड होगी तो कब हो सकती है ऐसा, तो वो भी क्या हो, प्रेशर हो। तो प्रेशर में प्रेशर ही ऐड कर सकते हो आप। ठीक है, प्रेशर में ऐसा तो नहीं हम फोर्स यूज कर लेंगे, नहीं, प्रेशर में प्रेशर ही ऐड होगा। दैट मीन्स यहां दो, देखो दो टर्म्स हम बात करें, P और ए अपॉन वी स्क्वायर ऐड हो रही है। ठीक है, दैट मीन्स P का डायमेंशन और ए बाई वी स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर है? तो यहां हम बात करेंगे, तो डायमेंशन ऑफ P मस्ट बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ ए बाय वी स्क्वायर। ठीक है, तो इतना मीन्स ए का डायमेंशन क्या होगा, वो पीवी स्क्वायर डायमेंशन के इक्वल होगा। क्लियर है? ए की जो डायमेंशन होगी वो पीवी स्क्वायर डायमेंशन के इक्वल होगी। डायमेंशन की बात हो रही है यहां केवल। ठीक, अच्छा, तो यहां से ए की डायमेंशन कैलकुलेट कब कर पाएंगे, जब आपके पास प्रेशर की और वॉल्यूम की डायमेंशन होगी। तो यहां बात करें प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है, पहले पता कर ले। तो बाय डेफिनेशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। और हमें पता है फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, m1 l1 t इनवर्स 2। इट इज द डायमेंशन इक्वेशन ऑफ फोर्स एंड एरिया ए स्क्वायर, मतलब हम बात करें मीटर स्क्वायर, या लेंथ का स्क्वायर यूज करें, दैट मींस L2। ठीक है, सोल्व करो भाई इसको। m1 l देखो ऊपर पावर कितना 1, नीचे कितना है हमारे पास 2, दैट मींस कैंसिल हो, कितना बचेगा हमारे पास -1 t इनवर्स 2। इट इज द डायमेंशन इक्वेशन ऑफ प्रेशर। नाउ सेकंड हम बात करें वॉल्यूम की। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब। ठीक है, मीटर क्यूब। दैट मीन डायमेंशन, जो लेंथ की डायमेंशन उसका कितना 3 टाइम्स क्यूब, L क्यूब। ठीक है, अच्छा अब बात करें, देखो यहां वैल्यूज पुट कर दो, तो डायमेंशन ऑफ ए कितना होगा हमारे पास, डायमेंशन ऑफ P कितना है हमारे पास, देखो प्रेशर का डायमेंशन हमारे पास गिवन है कितना, m1 L इनवर्स T इनवर्स 2, सेकेंड सॉरी हाँ सेकेंड V स्क्वायर, L क्यूब का क्या करना है, मुझे स्क्वायर करना है, ये तो कितना हो गया देखो हमारे पास m1 L इनवर्स T इनवर्स 2 L टू द पावर 6। सॉल्व कर लो इसको, मास इसमें है नहीं हमारे पास, कितना हो गया m1 -1 प्लस 6 L टू द पावर 5 एंड T इनवर्स 2। ठीक है, क्लियर हो यहां तक? ये तो हो गया हमारे पास डायमेंशन किसका, कांस्टेंट ए का। नाउ कांस्टेंट बी का डायमेंशन क्या होगा वो भी देखें हम। तो देखो बी का रेशा रिलेशन क्या आ रहा है, v माइनस बी। तो बी जो हमारे पास सब्ट्रैक्टेड है किससे, वॉल्यूम से। तो ऐसा कब पॉसिबल है, जब दोनों का डायमेंशन क्या हो, सेम हो। दैट मीन्स यहां हम ये कह सकते हैं डायमेंशन ऑफ बी और इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ v, वॉल्यूम। तो b का डायमेंशन क्या हुआ मेरे पास, जो वॉल्यूम का डायमेंशन है L क्यूब। ठीक है, इस पैटर्न से हम बात करें तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर आपके पास इक्वेशन गिवन हो, उसमें कोई भी अगर आपके पास एक मिसिंग वैल्यू या कांस्टेंट हमारे पास उसका डायमेंशन अगर आपसे पूछा जाए, तो बाय यूजिंग द होमोजेनिटी प्रिंसिपल यू कैन इजीली डिराइव। क्लियर हो यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम। नाउ सेकंड एप्लीकेशन देखिए, टू कन्वर्ट physical quantity from one unit system to other unit system। ठीक है, किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो देखिए जैसा कि हमने मेजरमेंट में पढ़ा था, मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी
डिफाइन एज द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड इट्स यूनिट, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड इट्स यूनिट, यही है। ये तो हमारे पास क्या है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू एंड दिस इज यूनिट, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, उस टाइम हमने ये भी कहा था हमारे पास है व्हेन वी चेंज द यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायमेंशन बोथ आर रिमेन्स कांस्टेंट। ये चीज ध्यान रखें यहां, क्या, इफ वी चेंज यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी then its magnitude and dimensions are remains constant, ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का हम बात करें कि अगर उसका यूनिट चेंज करते हैं तो उसके रेस्पेक्ट में, इसके करस्पॉन्डिंग हम बात करें, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगा, व्हाइल इट्स डायमेंशन एंड मैग्नीट्यूड बोथ आर रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। और उसी प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे यहां पर। अब देखो, फॉर एग्जांपल हम बात करें किसी भी क्वांटिटी को अदर फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है, तो हमने बोला ना कि इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगा। यहां तो हमने बात की है यूनिट सिस्टम फर्स्ट, और यहां बात करें यूनिट सिस्टम सेकंड। कोई भी यूनिट सिस्टम ही ले सकते हैं हम, हमने यहां फर्स्ट और सेकंड कंसीडर किया है। और एक फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास है x, वो क्या है x, ठीक है। और उसका अगर बात करें हमारे पास है, उसका यूनिट है हमारे पास है किसमें, यूनिट सिस्टम फर्स्ट में, वो है u1, और उसके हम बात करें न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है n1। सेकंड अगर यूनिट सिस्टम की बात करें उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू n2 है और यूनिट कितना है उसका u2 है, ठीक है ना। सेकेंड बात करें फिजिकल क्वांटिटी, आपके पास x गिवन है और उसका जो डायमेंशन है m, l और t की फॉर्म में, वो हमारे पास गिवन है कितना, a, b एंड c। डायमेंशंस कितनी है, मास के लिए डायमेंशंस की है a, लेंथ के लिए डायमेंशन कितना गिवन है b, और टाइम के लिए डायमेंशन गिवन है कितना c। क्लियर हो यहां तक। तो यहां बात करेंगे जब भी हम यूनिट सिस्टम में मास m1 कंसीडर करेंगे, लेंथ l1 कंसीडर करेंगे, और टाइम जो हमारे पास है t1 कंसीडर करेंगे। इसी टाइप से हम बात करें यूनिट सिस्टम सेकंड में, मास तो हम कंसीडर करेंगे m2, लेंथ कितनी कंसीडर करेंगे l2, टाइम कितना कंसीडर करेंगे t2। बट डायमेंशन की बात करें तो यहां डायमेंशन मास में कितना होगा, a ही रहेगा, और सेकंड यूनिट सिस्टम में also a ही रहेगा, ठीक है। दोनों में डायमेंशन क्या रहेगा, मास का a ही रहेगा। तो यहां बात करें इट कैन बी राइट n1 m1 l1 t1 इक्वल टू n2 m2 l2 t2 with equal dimensions a b and c, ठीक है। अब जिस भी हमारे पास बात करें, जिसकी भी यूनिट सिस्टम के कॉरेस्पॉन्डिंग उसका अगर न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करना है तो उसके यूनिट सिस्टम से क्या करते हैं, उसको हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। क्लियर हो यहां तक। दोबारा फिर हम बात करते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जब मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट के बाद उसको अगर हम एक्सप्रेस करते हैं तो उसको एक्सप्रेस के लिए दो टर्म्स यूज करते हैं, फर्स्ट न्यूमेरिकल वैल्यू एंड सेकंड यूनिट। और जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटीज का अगर मैं न्यूमेरिकल वैल्यू और या उसकी यूनिट में अगर हम चेंजेस करते हैं, ठीक है, तो यूनिट के कॉरेस्पॉन्डिंग उसका न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होता है और न्यूमेरिकल वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग उसका यूनिट चेंज होता है, बट उसका जो डायमेंशन है एंड मैग्नीट्यूड वो कांस्टेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा तो पहले भी बोला था 1 मीटर इक्वल है किसके, 100 सेंटीमीटर के। तो यहां से बात देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, बट यहां न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है 1, यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है 100। यहां बात करें यूनिट कितना है मीटर, यहाँ कितना है सेंटीमीटर, बट दोनों का मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेस नहीं आया, दोनों के डायमेंशन में कोई चेंजेस नहीं आया, ठीक है। तो यहां बात करें, हमने एग्जांपल लिया, कोई भी यूनिट सिस्टम ले लिया, फर्स्ट एंड सेकंड ले लिया हमने, मास m1, लेंथ l1, t और टाइम t1 से कंसीडर कर रहे हैं। यहां बात करें सेकंड यूनिट सिस्टम में, मास मेरे पास कितना हो गया m2, लेंथ l2, टाइम कितना हो गया t2 से कंसीडर करें, ठीक है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेरे पास है x, उसकी डायमेंशन कितनी गिवन है, मास में a, लेंथ में b एंड टाइम में c गिवन है। तो यहां बात करें दोनों के लिए n1 u1 इक्वल होगा n2 u2 के, दैट मींस n1 यहां हमारे बात करें डायमेंशन क्या रहेगी, दोनों की इक्वल रहेगी, ठीक है। तो उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम,
ये लो, ठीक है। अब देखिए इसके ऊपर हम एग्जांपल सोल्व करें। हाउ मेनी डाइन्स आर इन 1 न्यूटन, ठीक है। हाउ मेनी डाइन्स आर इन 1 न्यूटन। तो अब वही बात करें, हमारे पास है 1 न्यूटन। न्यूटन हमारे पास है, यूनिट है किसका, फोर्स का। फिजिकल क्वांटिटी क्या हमारे पास है, फोर्स, और उसकी ऐसा यूनिट जो है वो तो है न्यूटन, ठीक है। इसके हम कैपिटल एन से नोट करते हैं। और इसका सीजीएस जो यूनिट है वो हमारे पास है क्या, डाइन, ठीक है। तो हमें कैलकुलेट करना कि एक यूनिट में कितने डाइन्स होंगे, एक यूनिट में कितने डाइन्स हैं, ये हमें सोल्व करना है। हाउ मेनी डाइन्स आर इन 1 यूनिट न्यूटन, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम बात करते हैं फर्स्ट यूनिट सिस्टम की बात करें, यूनिट सिस्टम फर्स्ट, और यहां हम कंसिडर कर लें कितना, यूनिट सिस्टम 2। ये तो हमारे पास कौन सा है, एसआई और एमकेएस, ये हम ले रहे हैं कौन सा, सीजीएस, ठीक है। अच्छा, तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसका जो डायमेंशन है, फोर्स का डायमेंशन क्या होगा। तो फोर्स का जो डायमेंशन हमारे पास होता है, इसका यूनिट है 1 न्यूटन, जो होता है वो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। दैट मीन डायमेंशन इसकी होती है हमारे पास है m1 l1 t इनवर्स 2, ठीक है। अब देखो यहां से बात करें तो ये तो हो गया मास, लेंथ एंड टाइम, इसको तो मैं 1 से कंसिडर कर रहा हूं। या मास, लेंथ और टाइम को हम 2 से कंसिडर करें, m2 l2 एंड t2। तो मास देखिए हमारे पास यूनिट सिस्टम, ऐसा यूनिट सिस्टम के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो मास को मेजर करते हैं किसमें, किलोग्राम में, ठीक है। और यहां हम बात करेंगे हमारे पास 1 किलोग्राम होता है, ये होता है हमारे पास कितना, 1 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट, चाहे तो हम इसको जीएम यूज कर सकते हैं, चलो जी रहने दें। लेंथ हमारे पास होती है 1 मीटर, ऐसे यूनिट सिस्टम की बात हो रही है। और ऐसे ही सीजीएस की बात करें हमारे पास है तो लेंथ होती है 1 सेंटीमीटर। टाइम की बात करें, इसको मेजर करते हैं इसमें सेकंड में, इट्स आल्सो मेजर इन सेकंड। क्लियर हुआ यहां तक, ठीक है। तो यहां बात करें मेरे पास n1 u1 वुड बी इक्वल टू n2 u2। भाई हमने कहा यूनिट चेंज करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग हम बात करें, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगा, बट मैग्नीट्यूड तो कॉमन रहेगा उसका, ठीक है। तो यहां मुझे क्या करना है, एमकेएस का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना गिवन है, तो 1 न्यूटन ऑलरेडी गिवन, देखो ये एसआई का न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। मुझे सीजीएस का न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करना है, दैट मींस n2 कैलकुलेट करना है। तो n2 के लिए क्या करेंगे हम, n1 u1 by u2, ठीक है। तो यहां से देखो n1 तो ऑलरेडी गिवन है कितना, 1, अरे भाई 1 न्यूटन गिवन है आपको, बट इसका न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन नहीं है, तो मुझे n2 कैलकुलेट करना है ना, तो उसके यूनिट से क्या करते हैं हम, डिवाइड कर देंगे। तो यहां से देखो u1, तो ये हो गया मेरे पास है m1 l1 t1 m2 l2 t2। अब यूनिट्स की हम बात करें तो यहाँ एबीसी जो यूज करते हैं वो कितना है हमारे पास है, 1 1 एंड -2, 1 1 एंड -2, 1 1 एंड -2, ठीक है। देखिए अब n2 का वैल्यू क्या होगा, n1 का वैल्यू कितना है मेरे पास 1, क्या मैं दोनों कॉमन एक साथ ले सकता हूं मैं, m1 बाय m2 पावर 1, l1 बाय l2 दी पावर 1, t1 बाय t2 दी पावर -2, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट देखो m1 मास कितना होता है, m1 को हम राइट कर सकते कितना, 1 किलोग्राम अपॉन 1 ग्राम, 1 मीटर बाय 1 सेंटीमीटर और 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड -2। देखो यहां से अब या तो क्या करो, आप किलोग्राम को ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लें, अदरवाइज किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दें। तो 1 किलोग्राम किसके इक्विवेलेंट होता है, 1 किलोग्राम इज इक्वल होता है 1000 ग्राम के, एंड 1 मीटर इक्वल होता है किसके, 100 सेंटीमीटर के, और ये तो सेकंड है ऑलरेडी। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया, सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो गया। ये कितना होगा 1000, दैट मीन 10 टू की पावर 3। ये कितना है 100, दैट मीन 10 टू की पावर 2।
अब देखो यहाँ 1/1 हो गया, 1 की पावर चाहे स्क्वायर करो चाहे क्यूब रूट करो चाहे हमारे पास है स्क्वायर रूट करो चाहे 1/स्क्वायर रूट करो, आंसर क्या रहेगा उसका 1 ही रहेगा। दैट मीन्स कितना आ गया मेरे पास 10 की पावर 5। क्लियर हुआ? तो यहां से क्लियर हो गया 1 न्यूटन इक्वल होता है किसके 10 की पावर 5 डाइन के। ठीक है, क्लियर हुआ? इस टाइप से आप किसी भी एक यूनिट सिस्टम से फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई डाउट यहां तक? अच्छा ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं, बाकी वो क्लियर होगा हमारे पास। तो देखिए एक एग्जांपल और देखते हैं इसी के ऊपर। यहां बात करें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी का जो वैल्यू होता है 6.67 इन 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेट इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू इन CGS यूनिट सिस्टम। ठीक है, ये तो हमारे पास किस में गिवन है, SI और MKS में गिवन है। मुझे कैलकुलेट करना है इसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो है किसमें, CGS यूनिट सिस्टम में कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पहले हमें पता होना चाहिए इसका डायमेंशन कितना है। तो यहां बात करें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो हमारे पास होता है फॉर्मूला, तो देखो हमने पढ़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला F = G m1 m2 by r²। ठीक है, तो यहां बात करें G कैन बी राइट F r² by m1 m2। न्यूटन आर मीटर में हमारे पास मीटर स्क्वायर बाय किलोग्राम इंटू किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय किलोग्राम स्क्वायर। अब डायमेंशन देखो इसकी, तो न्यूटन की फोर्स की डायमेंशन हमारे पास क्या होती है, m1 L1 T इनवर्स 2। अभी हमने सोल्व किया था m1 L1 T इनवर्स 2। r क्या है मेरे पास, डिस्टेंस, और डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है L1 और उसका क्या है स्क्वायर L2 अपॉन मास एंड मास, तो किलोग्राम इंटू, तो ये मास है और सेकंड वाला क्या है मास, दैट मींस m²। ठीक है, अब बताओ डायमेंशन क्या हो गया मेरे पास, नीचे कितना है मेरे पास m², ऊपर कितना है मेरे पास m1, तो क्या हो गया m-1, L1 और +2 कितना हो गया L3 T इनवर्स 2। ठीक है, ये हो गया मेरे पास डायमेंशन किसका, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। ठीक है, अब देखो अब एक साइड हम यूज कर रहे हैं क्या, यूनिट सिस्टम हम यूज कर रहे हैं SI, सेकंड साइड हम यूज कर रहे हैं CGS। तो मास, लेंथ एंड टाइम, ये तो आएगा किलोग्राम, लेंथ होती है मेजर होती है किसमें, मीटर में, टाइम को मेजर करता हूं किसमें, सेकंड में। यहां बात करेंगे मास, लेंथ एंड टाइम। मास मेजर होता है ग्राम में, लेंथ मेजर होती है सेंटीमीटर में, और टाइम मेजर होता है किसमें, सेकंड में। क्लियर हुआ यहां तक? अच्छा ठीक है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, आपको MKS या SI में न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है, CGS में न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करनी है। CGS में न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करनी है, दैट मींस N1 U1 इक्वल टू N2 U2 है। आपको N1 भी गिवन है, U1 गिवन है, N2 कैलकुलेट करना है, U2 भी गिवन है। तो N2 का वैल्यू कितना होगा मेरे पास, N1 U1 बाय U2, यही होगा। तो देखिए हम सोल्व करें, N2 का वैल्यू, N1 का वैल्यू कितना है 6.67 10⁻11। ठीक है ना, U1 की बात करें हम, तो देखिए इसका डायमेंशन लिखो ऐसे यूनिट सिस्टम में, तो मेरे पास m1 L1 T1, यहां मेरे पास -1 3 -2। ठीक है, नेक्स्ट अपॉन हम बात करें m2 L2 T2, -1 3 एंड -2। कोई डाउट किसी को नहीं है? चलो आगे देखो, सो सोल्व करें। N2 इक्वल टू क्या होगा, 6.67 इंटू 10⁻11 एच डी रहेगा हमारे पास। नेक्स्ट इट कैन बी राइट m1 by m2 the power -1, L1 by L2 the power cube and T1 by T2 the power -2। ठीक है, नाउ वैल्यूज पुट कर दें, 6.67 10⁻11 इंटू मास m1, देखो m1 का वैल्यू कितना हमारे पास है 1 किलोग्राम और m2 कितना हमारे पास 1 ग्राम।
तो यहां बात करूं 1 किलोग्राम बाय 1 ग्राम की पावर -1, कितना हो जाएगा यहाँ 1 मीटर बाय 1 सेंटीमीटर पावर 3, और ये कितना हमारे पास है 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड पावर -2। ठीक है, सोल्व कर लो। तो देखो यहाँ मेरे को 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं 1000 ग्राम्स, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा 6.67 10 to the -11, इट कैन बी 10 to the power 3 -1। ठीक है, 1 मीटर, हाउ मेनी सेंटीमीटर इन 1 मीटर 10 to the power 2 सेंटीमीटर्स, दैट मीन्स कैन बी राइट डायरेक्टली 10 to the power 2 पावर 3। नेक्स्ट सेकेंड का 1 रहेगा मेरे पास। अब सोल्व करो उसको, 10 to the power 3 की पावर -1, तो कितना हो गया, द पावर्स के पावर यूज करते हैं, दैट मीन पावर्स क्या होती हैं मल्टीप्लाई होती हैं, 10 to the power -3 इंटू 10 to the power 6 इंटू 1। सोल्व करो, 10 to the power -3 11 -3 -14 एंड +6 10 to the power -8 6.67 10 to the power -8। ये हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है किसमें, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का सीजीएस यूनिट सिस्टम में। ठीक है, यानी कि दैट मींस वी कैन राइट 6.67 इन 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम would be equal to 6.67 in 10 to the power -8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप से आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की एक यूनिट सिस्टम से वो दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर हो यहां तक? ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन और करते हैं जो ऑलरेडी कंपटीशन क्लास में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन हमारे पास है ए कैलोरी 1 कैलोरी ऑफ हीट और एनर्जी इज इक्वल टू 4.2 जूल। ठीक है, 1 कैलोरी ऑफ हीट और एनर्जी इज इक्वल टू 4.2 जूल। फाइंड आउट इट्स वैल्यू इन अनदर यूनिट सिस्टम in which unit of mass is alpha kilogram, unit of length beta meter, and unit of time is gamma second। ठीक है, तो देखिए हमारे पास गिवन क्या है, एक कैलोरी हमारे पास है, एक कैलोरी जो एनर्जी होती है हीट या होती है वो इक्वल होती है किसके 4.2 जूल के, और जूल हमारे पास यूनिट है किसका, ऐसा यूनिट का। ठीक है, अच्छा वर्क की यूनिट है ऐसा यूनिट सिस्टम में, यू हैव टू कैलकुलेट और फाइंड आउट इट्स वैल्यू इन द अनदर यूनिट सिस्टम इन विच द यूनिट ऑफ मास कितना हमारे पास है अल्फा किलोग्राम, एंड यूनिट ऑफ लेंथ इज बीटा मीटर, एंड यूनिट ऑफ टाइम इज गामा सेकेंड। ठीक है, अब देखिए यहां तो हम यहां वही बात कर रहे हैं, हमारे पास फर्स्ट यूनिट सिस्टम यूज कर रहे हैं SI, एंड सेकंड यूनिट सिस्टम हमारे पास यूज कर रहे हैं अनदर कोई भी है X यूनिट सिस्टम, हमें पता नहीं क्या है वो। ठीक है, कोई भी X यूनिट सिस्टम बात करें, यहां बात करेंगे मास जो मेजर होता है वो होता है किलोग्राम में, इसका मास जो मेजर करते हैं वो यूज कर रहे हैं किसमें अल्फा किलोग्राम के, और यहां लेंथ जो मेजर कर रहे हैं वो मीटर में, यहां जो लेंथ मेजर होगी वो हमारे पास होगी बीटा मीटर में, यहां जो टाइम मेजर कर रहे हैं वो है हमारे पास है सेकंड में, यहां जो टाइम मेजर होता है वो हमारे पास है गामा सेकंड में। ठीक है, क्लियर हो यहां तक?
अब देखो, तो यहां बात करें पहले दोनों का, N1 U1 इक्वल होगा किसके, N2 U2 के। तो N1 तो ऑलरेडी गिवन है कितना, 4.2 जूल, जूल यानी इसका यूनिट भी गिवन है। सेकंड वाले की यूनिट तो गिवन है, बट क्या गिवन नहीं है हमें, न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन नहीं है। ये मुझे कैलकुलेट करना है। वो कब आएगा हमारे पास, जब आपका इसका फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला पता होगा। तो एनर्जी के लिए हम बात करें तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है हमारे पास M1L2 T इनवर्स 2, M1 L2 T इनवर्स 2। तो हमें N2 कैलकुलेट करना है। N2 का वैल्यू क्या होगा, N1 U1 बाई U2। तो N1 तो कितना है 4.2, 4.2 कितना हो गया हमारे पास। अब देखिए U1 का वैल्यू हम यूज कर रहे हैं M1 L1 T1 1 2 माइनस 2, M2 L2 T2 1 2 माइनस 2। वैल्यूज पुट करें, 4.2 इक्वल टू कितना होगा M1, ये तो है 1 किलोग्राम, ये कितना है मेरे पास अल्फा किलोग्राम। तो मैं इसको डायरेक्ट लिखूं तो यहां से 1 किलोग्राम बाय अल्फा किलोग्राम टू द पावर 1 मीटर बाय बीटा मीटर टू द पावर 2, 1 सेकेंड बाय गामा सेकेंड टू द पावर -2। यही होगा, सॉल्व करो। 4.2, अच्छा किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो गया, 1 बाई अल्फा, दैट मीन्स अल्फा इनवर्स कितना हो गया, अल्फा इनवर्स। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, 1 बाई बीटा, बीटा टू द पावर -2। एंड यहां बात करें देखिए 1 बाई गामा, 1 बाई गामा, तो 1 बाई गामा अगर जैसे ऊपर आएगा तो इनका इनवर्स यानी गामा टू द पावर -1 टू पावर -2। तो क्या होगा मेरे पास 4.2 अल्फा इनवर्स बीटा इनवर्स 2 एंड गामा पॉजिटिव में 2 इन गामा स्क्वायर, यानी 4.2 जूल जो एनर्जी है वो अनदर यूनिट सिस्टम जिसमें मास अल्फा किलोग्राम, लेंथ जो है बीटा मीटर और टाइम जो है गामा सेकंड में मेजर करते हैं, उसमें उसका वैल्यू होगा 4.2 अल्फा इनवर्स बीटा इनवर्स 2 एंड गामा स्क्वायर। क्लियर हुआ यहां तक, ठीक है। तो इस टाइप से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड देखिए, थर्ड एप्लीकेशन इसका क्या है, डिराइव न्यू रिलेशन, derive the relation between physical quantities. Derive relation between physical quantities. दैट में हमें बात करें हमारे पास क्यों नया जो फिजिकल इक्वेशन या फॉर्मूला है वो हमें डिराइव करना है, ठीक है। इसको हम पहले हम एग्जांपल से सोल्व करेंगे कि भाई उसके बाद हम क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। एग्जांपल से हम सोल्व करेंगे, मैं बस कोई भी एक ऐसा एग्जांपल लेंगे जिसका ऑलरेडी हमें फॉर्मूला पता हो या फिजिकल रिलेशन में पता है, उसको हम डिराइव करेंगे। उसके बाद फिर हम अननोन फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या काइनेटिक एनर्जी हम यूज कर लें, काइनेटिक एनर्जी हमें पता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, हाफ mv² होता है, बट इसको हम डिराइव करेंगे। अच्छा ध्यान रखना बेटा, ये ध्यान रखिए इसका लिमिटेशन है कि आप उसका न्यूमेरिकल कांस्टेंट फाइंड नहीं कर सकते, आप केवल डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड कर सकते हो, आप न्यूमेरिकल कांस्टेंट फाइंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये डायमेंशन की लिमिटेशन में आता है। तो चलो हम बात करें, एग्जांपल ये लिया क्या, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी पार्टिकल depends on its mass, time and its velocity. Kinetic energy of any particle, it depends on its mass, time and its velocity. Then find out the relation
then find out the relation among them. Then find out relation among them. ठीक है, इनकी मुझे फिजिकल इक्वेशन फाइंड करनी है. ठीक, अब देखो हमें करना पता है क्या काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड्स कर रही है पर किस पर, ऑब्जेक्ट के मास पर, टाइम पर और उसकी वेलोसिटी पर. यहां बात करें काइनेटिक एनर्जी को मैं डिनोट कर रहा हूं किससे, कैपिटल ई से, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, मास पर डिपेंड कर रही है. काइनेटिक एनर्जी आल्सो डिपेंड्स ऑन टाइम, काइनेटिक एनर्जी आल्सो डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी. ठीक है, अब देखो अब मास पर डिपेंड करिए, कैसे डिपेंड करिए, कितनी पावर पर डिपेंड करिए, उसकी डायमेंशन क्या है हमें कोई कंफर्म नहीं है. तो हमने क्या कंसीडर किया, इसकी जो डायमेंशन है मास की वो हमने कंसीडर की है एक्स, टाइम की जो डायमेंशन हमने वाई कंसीडर की है और वेलोसिटी डायमेंशन हमने कंसीडर की है कितना, जेड. ठीक है, इन तीनों का अगर मैं कमांड लिखूं तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगा, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास द पावर एक्स टाइम द पावर वाई एंड वेलोसिटी पावर जेड. क्लियर हुआ. अब हम पता है कि प्रोपोर्शनल है जब में हम रिमूव करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, कांस्टेंट यूज करते हैं. हमने क्या यूज किया है, के यूज किया है, एन टू द पावर एक्स टू द पावर वाई एंड वी टू द पावर जेड. अब बेटा देखो यहां अगर आपके पास एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, एक्स वाई एंड जेड की अगर आपके पास वैल्यूज आ गई हैं तो आप इजीली ये रिलेशन फाइंड कर सकते हो. ठीक है, अच्छा ठीक. अब बताओ ये फॉर्मूला करेक्ट कब होगा, ये फॉर्मूला करेक्ट कब होगा. अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की बात करेंगे. तो एलएचएस और आरएचएस का डायमेंशन क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. तो पहले बात कर लें एलएचएस की. एलएचएस है ई की डायमेंशन क्या होती है हमारे पास है सर, एनर्जी का डायमेंशन m1 l2 t इनवर्स 2, m1 l2 t इनवर्स 2, यही होगा हमारे पास. नाउ अब हम बात करते हैं आरएचएस में. m क्या है, मास. तो मास के लिए हमारे बात करें तो हम ये यूज करेंगे m1. तो पावर उसकी कितनी है हमारे पास है x, तो इसकी पावर हम यूज करेंगे कितना x. तो यहां हमारे पास है t, t क्या है, टाइम. टाइम का डायमेंशन यूज करेंगे हम कितना, t1, और उसकी पावर कितनी है y, इट्स आल्सो भी y. v, v क्या है हमारे पास, वेलोसिटी. वेलोसिटी की बात करें तो l1 t इनवर्स, पावर कितनी है z, दैट मींस l टू द पावर z और t टू द पावर b z. क्लियर हुआ. अच्छा, ये डायमेंशनली करेक्ट कब होगा, जब दोनों का हेड हमारे पास पावर जो होगी, सॉरी डायमेंशन जो होगी वो इक्वल होगी. तो कुछ नहीं करना है, एलएचएस आरएचएस की डायमेंशंस इक्वल कर दो. m1 l2 t इनवर्स 2 जो इक्वल होगा किसके, n टू द पावर x t टू द पावर y and n to the power z t minus z. ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये राइट n to the power x n to the power z n to the power y minus z. क्लियर हुआ. अब देखो सॉल्व करो, बहुत सारे कंपेयर कर लो. कंपैरिजन करके बात करें, बाय कंपेयरिंग क्या होगा हमारे पास, n की पावर कितना है x, या n की पावर कितना है 1, दैट मींस x इक्वल होगा किसके, 1 के. अरे भाई दोनों की पावर, ये अगर वैल्यू एलएचएस आरएचएस इक्वल है दैट मींस मास अगर मेरे पास ये इक्वल है, इसकी पावर भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए. तो यहाँ पावर कितना यूज कर रहे हैं हम, एक्सपोनेंट यूज कर रहे हैं x, यहाँ एक्सपोनेंट कितना है 1, तो यहाँ x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1. ऐसे बात करें z का वैल्यू कितना होगा मेरे पास l, l के ऊपर देखो z, यहाँ कितना है 2, तो z का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया. ठीक है ना. ऐसे हम बात करेंगे y माइनस जेड, y माइनस जेड इक्वल टू -2, y माइनस जेड इक्वल टू -2. अब यहां में y का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम, z को ट्रांसफर कर दो, z प्लस 2 सॉरी प्लस z माइनस 2. अब z का वैल्यू कितना है 2, तो 2 माइनस 2 इक्वल टू कितना हो गया 0. तो फॉर्मूला क्या बन रहा है मेरे पास, ये फॉर्मूला हमारे पास आ रहा है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट n to the power 1 t to the power 0 and velocity square. यही है. दैट मींस यहां बात करें t to the power 0 का वैल्यू कितना होगा 1. इट मींस काइनेटिक एनर्जी है जो टाइम पर इंडिपेंडेंट नहीं होती है, वो किसी मास पार्टिकल के किस पर डिपेंड करती है, एक तो उसके मास पर और उसकी वेलोसिटी पर. क्लियर हुआ यहां तक. ठीक है, इस टाइप से आप किसी भी फिजिकल पार्टिकल उनके बीच में रिलेशन अगर आपको गिवन है, या सॉरी
आपको ये पता है कि भाई इनके ये फिजिकल क्वांटिटी है, अदर फिजिकल क्वांटिटी पे किस टाइप से डिपेंड कर रही है या किन किन फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, तो उनकी डिपेंडेंस या फॉर्मूला या रिलेशन जो है आप इस टाइप से आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, तो इससे ये तो हमारे पास है एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन इक्वेशंस। अब हम बात करें, आपको देखो बेटा कि लास्ट में डिस्कशन बुक में कुछ डीपीपी मिलेगी, उन डीपीपीज को आपको सोल्व करना है। ठीक है, और उनको फिर हम नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे वाकई में आपके फॉर्मूले जो आंसर जो है वो करेक्ट है या नहीं है, या उनके साथ डीपीपी के साथ उसके नीचे आपको आंसर शीट भी मिलेगी। ठीक है, तो आप अपने आंसर्स वहां से चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बात करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।